हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो के इस सेशन में बिहार शिक्षक भर्ती विशेष रूप से मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के मुख्य विषय जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन मुख्य विषयों में यह इतिहास विषय का एनसीईआरटी आधारित MCQ प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आज हम व्याख्यात्मक हल भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 चैप्टर का नाम है, ये कक्षा 6 का है। कक्षा 6 में अध्याय 1 चैप्टर का नाम हमारे अतीत। तो इसमें जो है कि हमारे अतीत में ये एनसीईआरटी आधारित MCQ चैप्टर वाइज MCQ है। आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। क्या है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली का, अरबी का, संस्कृत का या प्राकृत का? तो जो पाली भाषा थी, प्राचीन काल में लोग मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, है ना। प्राकृतिक भाषा भारतीय आर्य भाषा का ही एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से, यानी कि इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी तक है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वह संस्कृत है कि पाली है या हिंदी है या तमिल है? तो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है और सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत भाषा है। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 7500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये 7500 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो कृषि का आरंभ 7500 वर्ष पूर्व माना जाता था। कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और नवपाषाण काल की अवधि 7500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1710 वर्ष ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल में 7500 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास मध्य पूर्व, जिसमें इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन में कृषि आरंभ हुई थी। ये सभी एनसीईआरटी, यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6 की, तो सेम वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शन है, बशर्ते ये है कि उसका मैंने जो है कि अलग से एक नोट्स बना रखा है और उसी नोट्स से जो है कि मैंने उत्तर दिया है। चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से, भरत से, भारत से या एटलस से? तो इंडिया शब्द जो है कि इंडस शब्द से निकला हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडस हो जाएगा। इंडिया अर्थात इंडस, ये यूनानियों ने इंडस नदी, इंडस को ही हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। अतः भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों के द्वारा किया गया था। लेकिन अब तो इंडिया और भारत में भी जो है कि मतभेद हो गया है कि इंडिया रहेगा कि भारत रहेगा। हालांकि ये तो राजनीतिक मुद्दा है। आगे देखते हैं। 5वां नंबर, वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? कनिष्क के, महात्मा बुद्ध के या कनिंघम के या ईसा के? तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वहीं से वर्ष या ईस्वी की गणना की जाने लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा हो जाएगा। तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है और इसको AD के नाम से भी जाना जाता है। AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि BC एक BC होता है। इस BC को ईसा पूर्व कहते हैं। BC को यहाँ पर BC, तो BC को ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD मतलब
ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। आगे बढ़ते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहासकार या पुरातत्वविद कहलाता है, या वैज्ञानिक कहलाता है, या ऐतिहासिक कहलाता है? तो अतीत का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे इतिहासकार के नाम से जाना जाता है। एक इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में पढ़ता है, लिखता है और उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। इतिहासकार मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के निरंतर व्यवस्थित वर्णन और शोध के साथ साथ सभी इतिहास के समय के अध्ययन से संबंधित है। तो ये देखिए एनसीईआरटी के कक्षा 6 के अध्याय प्रथम के हमारे अतीत से कुल 6 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद अध्याय 2 शुरू होगा। इस अध्याय का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष किस नौपसार स्थल में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष मुख्य रूप से मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ 6500 से 5500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नौपसार स्थलों में से एक रहा है। यह पूर्व हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ था और वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष मेहरगढ़ नौपसार स्थल में ही पाए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी, है ना। तो सबसे पहले देखिए कुत्ते को पाला गया था, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मान लीजिए 1200 साल पहले या 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8,000 साल पहले। तो कुत्तों को पूर्वी एशिया में लगभग 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। बकरियों भेड़ों को लगभग 8,000 वर्ष ईसा पूर्व एशिया में पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पे पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत 8,000 साल पहले की गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000 वर्ष, 20 लाख से 47,000 वर्ष, 15 लाख से 20,000 वर्ष या 10 लाख से 12,000 वर्ष। तो जो पूरा पाषाण काल का समय की शुरुआत हुई थी वह 2 मिलियन वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के मध्य हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा 20 लाख से 12,000 वर्ष। तो 2 मिलियन कहिए या उसी को 20 लाख कहिए, बात एक ही है। तो पूरा पाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और समय के इस लंबे खंड को निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया था। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर भी करती है ना। ये 99% हिस्से को कवर करती है मानव के इतिहास को, पूरा पाषाण काल। अब आगे चलते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी? देखिए वही ऑप्शन आ गया जो मैंने बताया था। तो पूरा पाषाण काल इसका राइट ऑप्शन पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि पहला कथन क्या है कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा, इस अवधि के दौरान पुरानी किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए कोड में से सही विकल्प चुनें। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए पूरा कथन और ऑप्शन दोनों दिख रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। ये केवल 1 होगा कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो यानी कि माइक्रोलिथ क्या है? पत्थर के औजार को ही माइक्रोलिथ कहा जाता था। लेकिन माइक्रोलिथ कब पत्थर के औजारों को कहा जाता था? मेसोलिथिक समय में, यानी कि मध्य पाषाण युग में ही
पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर के सवाल पर चलते हैं। नहीं, अब सीधा अध्याय 3 पर आते हैं और अध्याय 3 का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है आरंभिक नगर, यानी कि नगरों की शुरुआत कब से प्रारंभ होती है। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लोहे के, कांच के, मिट्टी के या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण युग में खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए हाथ से बने बर्तन शुरुआती चरण में पाए जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाथ से बने बर्तन की बात मैंने किया है, तो हाथ से बने बर्तन क्या है? ये मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थल मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के, ज़मीन के नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ज़मीन के नीचे। बुर्ज होम में जो निवास स्थान मिले थे वो ज़मीन के नीचे थे। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले के कश्मीर घाटी में स्थित है ना। तो ये जो बुर्ज होम है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? 7000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व या 7700 वर्ष पूर्व। तो मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जिसने खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद की है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह 7000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। मेहरगढ़ में कपास खेती 7000 वर्ष पूर्व मिली है। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता था? माँ, मम्मी, सौगरी या ताबूत। तो मिस्र में शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसे मम्मी के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मम्मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ मिलती थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। और नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6वें नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, केवल 3 होगा। तो जो तीसरा है सोना कर्नाटक से संबंधित है और आज भी कर्नाटक में सोने की खान पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य भी है। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं और अथर्ववेद हैं। इनमें से ऋग्वेद तो सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? दोहा, प्रार्थना, सूक्त या छंद। तो इसमें जो प्रार्थना ऋग्वेद में की जाती थी उसे हम सूक्तों के नाम से या सूक्त के नाम से जानते थे। और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और कुल 10 मंडल इसमें वर्णित है। और यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ 1800 से 1100 ईसा पूर्व लिखा गया था। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? विश्वामित्र का, द्रोणाचार्य का, दधीची का
या मातंग का। तो इसमें जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र ऋषि के साथ ही सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकोक या इनमें से कोई नहीं। तो चरक ने ये चरक संहिता पुस्तक लिखी हुई थी। जो चरक थे ये एक आयुर्वेदाचार्य थे और चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो चरक ने कुल 360 हड्डियों का वर्णन किया था। ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऋग्वेद काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में से दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजा का होता था। राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और न ही सेनाएं थी, और न ही वे कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्न में कथनों पर विचार करें। तो राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो जी नहीं। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, जी नहीं। तो ये दोनों गलत हो गया, तो न तो एक होगा ना ही दो सही होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 पर आते हैं कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गण राज्य। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सेनापति, महामंत्री, सारथी या पुरोहित? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सारथी। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सहचर होता था उसे सारथी कहते थे। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तो कृष्ण सारथी के रूप में थे और वो कृष्ण के एक सहचर भी थे। आगे चलते हैं। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, 700 से 600 वर्ष पूर्व, लगभग 3500 साल पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो 700 से लेकर के 600 ईसा पूर्व हुआ था। आगे चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या राजगीर? तो मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो राजगीर थी, है ना। और राजगीर इस समय कहाँ पे है? उसी को, राजगीर को वर्तमान में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अवंती का, कौशल का, मगध का या वज्जी संघ का? ये बाहुबली में वो लड़की का नाम भी अवंतिका ही था। खैर यहाँ तो अवंती एक स्थान का नाम है। तो जो अजातशत्रु था वह मुख्य रूप से जो है कि मगध का शासक था, है ना। तो अजातशत्रु जो था यह मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता को ही मारकर राज्य प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम अजातशत्रु भी था, यानी कि वो शत्रु था जो आजाद था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के सवाल पर। 6ठा नंबर का सवाल क्या है कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। केवल एक, केवल दो या दोनों, एक और दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 6ठे नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यानी कि पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय वर्ण के नाम से जाना गया, तीसरा विश्य या वैश्य थे, और अंतिम जो वर्ण था उसे शूद्र के नाम से जाना गया। अब महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया गया था। तो महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं अध्याय नंबर 6 पर। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। इसमें कुल 8 या 10 अध्याय होंगे इस वीडियो में, जो इतिहास के कक्षा 6 के होंगे। फिर उसके बाद कक्षा 7 का वीडियो बनेगा जिसमें उसमें भी 8-10 अध्याय होंगे। तो आइए 6वां अध्याय देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे या सिद्धार्थ थे या अशोक थे या अजातशत्रु थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म 500, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहिए या गौतम बुद्ध कहिए। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, यानी कि ये जो बनारस में सारनाथ है ना, तो सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे। तो जो संस्कृत व्याकरण की रचना किए थे उनका नाम पाणिनि था। आगे, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में या वाराणसी में? तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वह वल्लभी में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? तो जैन धर्म का मुख्य महाव्रत ब्रह्मचर्य था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा। पाणिनि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की थी। अब इसमें ऑप्शन दिया कि केवल 1 या केवल 2 दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 6ठे नंबर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बौद्ध संघ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। अब इसमें भी यही ऑप्शन दे देगा, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वें नंबर का ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ से आप देख लीजिए पूरा ये क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के नियमों को उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था, ये सही है। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अध्याय 7 पर आ जाते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? कलिंग युद्ध या चौसर युद्ध या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कलिंग के युद्ध में अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। यानी कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, है ना। तो ये कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु भी हुई थी। लगभग 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई थी या 1 लाख सैनिक मारे गए थे। इसी को देख करके अशोक का मन पिघला और उसने युद्ध करने की नीति को त्याग दिया। तो कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक ने अपना युद्ध नीति को त्याग दिया था।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसे तो हम जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? 2 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद? तो इसका जो राइट ऑप्शन था ये 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। अब कलिंग विजय उसकी अंतिम विजय थी। यह युद्ध 262 या से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? संस्कृत में, मगध में, प्राकृत में या हिंदी में? तो जो अशोक के शिलालेख थे अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? पटना, ओडिशा, केरल या बिहार? तो कलिंग का ही आधुनिक नाम क्या है? ओडिशा है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ओडिशा को ही कलिंग के नाम से पहले जाना जाता था। तो वर्तमान ओडिशा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद्मनंद के साम्राज्य का एक अंग भी हुआ करता था। आगे चलते हैं कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। ऑप्शन इस प्रकार, केवल एक, केवल दो, दोनों, अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार भी था और उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो मौर्य साम्राज्य में अनेक नगर थे। इनमें राजधानी पाटलिपुत्र था और तक्षशिला और उज्जैन इसमें शामिल थे। तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार भी हुआ करता था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। इन शहरों में संभवतः व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। अध्याय 8 पर आते हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इस अध्याय का नाम है। पहला है, दक्षिणी भारत या तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार या उजबार या कडेसियार या अदमई? तो दक्षिणी भारत में बड़े भूस्वामियों को प्रमुख रूप से वेल्लार के नाम से जाना जाता था। साधारण हल चलाने वालों को उझावर के रूप में जाना जाता था और भूमिहीन मजदूरों को, जिनमें दास भी शामिल थे, कैदिसियार, है ना, कैदिसियार के नाम से जाना जाता था। और अदीमई के रूप में, कैदिसियार और अदीमई के रूप में जाने जाते थे। तो ये जो कैदिसियार और अदीमई हैं, ये दोनों जो है कि भूमिहीन व्यक्ति थे, जिनके पास कोई भूमि नहीं हुई करती थी, और जिनके पास भूमि होती थी उन्हें हम वेल्लार के नाम से जानते थे। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? उड़वाल, वेल्लार, कडेसियर या ग्राम भोजक? तो भूमिहीन मजदूर को जो है कि कडेसियर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन कडेसियर हो जाएगा। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का, चांदी सिक्का, ताम्र सिक्का या सोना सिक्का? तो सबसे पुराने सिक्कों को हम आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। पंच चिन्हित सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है, भारत के शुरुआती सिक्कों का एक प्रकार है जो आकार में अनियमित है। इन सिक्कों का काल लगभग 5वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहा है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर सवाल चलते हैं। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पटना, थानेसार, भोपाल या मथुरा? तो कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वह मथुरा थी और इसकी जो पहली राजधानी थी इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। आगे बढ़ते हैं, वलय कूप किसके लिए प्रयुक्त था? नाली, कूड़ेदान, गुसलखाना या इनमें से सभी? तो जो वलय कूप था यह मौर्य युग में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं और मौर्य युग में ही नाली को, कूड़ेदान को और गुसलखाना को वलय कूप के नाम से जाना जाता था। यानी कि एक छोटा सा कूप हुआ करता था, कुआं, जिसमें
पानी भी बहता था नाली के रूप में, उसी में कूड़ा फेंका जाता था और गुसलखाना भी हुआ करता था। तो इनमें से ये सभी हो जाएगा। 6वें नंबर पर आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कडिशियर के रूप में जाना जाता था, तो जी नहीं। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लालार के नाम से जाना जाता था, तो जी नहीं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा न एक न सही, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो 6ठे नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को वेल्लालार के नाम से जाना जाता था, जबकि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को कैडेशियर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्न कथनों पर विचार करें। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते थे। दूसरा है, इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। नीचे दिए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7वां के बाद ये अच्छा ये कट गया है, कोई बात नहीं। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते थे। इसके पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था। अध्याय 9 पर आते हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, पाटलिपुत्र, पुहार, कावेरी पट्टनम। अध्याय 9। जो पांड्यों की राजधानी थी वह मदुरई थी। तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी और कोरकाई पांड्यों की राजधानी और बंदरगाह भी था। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था फहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या उपरोक्त सभी। तो जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा चीनी यात्री, ये तीनों चीनी यात्री हैं। फहियान भी है, इत्सिंग भी है और ह्वेनसांग भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत आने वाले चीनी तीर्थ यात्रा फहियान, इत्सिंग एवं ह्वेनसांग थे। फहियान 405 से 411 ईस्वी एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इत्सिंग जो था 671 से लेकर के 671 से लेकर के 695 ईस्वी में एक चीनी यात्री आज ईस्वी में आया था। यह भी एक चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म के संबंध में भारत आए थे और उन्होंने हमें पहले गुप्त शासक के बारे में भी जानकारी दी थी। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर के 647 ईस्वी के दौरान यह भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? तो बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप था इनमें से महायान था, भक्ति था, वैष्णववाद था या थेरवाद था। तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद के नाम से जाना गया। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में प्रचलित है। यानी कि जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश है उसमें थेरवाद प्रमुख रूप से प्रचलित है। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देना। हालांकि आप लोग यदि वीडियो भी देख रहे हो तो यदि आप लोग एक कापी और कोई पेन लेकर के बैठे और इसको नोट करते जाएं जो मैं बोल रहा हूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है और 100 बार लिखना 1 बार डिस्कशन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? कनिष्क, हुबिस्क, शशांक, अश्वघोष। तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण जो राजा था वो कनिष्क था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा या पेशावर थी। पुरुषपुरा को या वर्तमान समय में पेशावर कहा जाता है। उसका साम्राज्य उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता भी अश्वघोष ही हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ है। आज भी रेशम मार्ग है पाकिस्तान से लेकर के चीन तक। समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं
जोड़ते थे जहाँ रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहाँ शहतूत के पौधों की खेती की जाती है। तो पाँचवा का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा दिया हुआ है, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। चौथा, चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। तो यही चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज भी ये जो रेशम मार्ग है वो चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए बाकी अन्य मध्य एशिया में चला जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका राइट ऑप्शन कोई नहीं होगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। चोल या चेर। चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय था। इन 6 शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम। यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरई पांड्यों का राजधानी थी, है ना। तो जो मदुरई थी वो पांड्यों की राजधानी थी और पुहार क्या था? चोलों का बंदरगाह था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पुहार चोलों का बंदरगाह था, चोलों का बंदरगाह यानी पोर्ट था, और जो मदुरई था या मदुरई पांड्यों का राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासन कनिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया था और अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया जहां विद्वान आपस में मिलते और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करते थे। बुद्ध चरित्र लिखने वाले कवि अश्वघोष थे। बुद्ध की जीवनी की रचना की और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। 8वें नंबर चलते हैं। भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। तो भक्ति की अवधारणा के बारे में कौन कौन से विचार थे मौर्य काल के? पहला ऑप्शन है भक्ति की धारणा भगवद गीता मौजूद है। दूसरा ऑप्शन है शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे। तो इसका जो ऑप्शन है इस प्रकार है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, भक्ति की धारणा भगवद गीता में मौजूद थी। केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। 9वें नंबर पर चलते हैं। अध्याय 10 पर आते हैं अब सीधा। बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नए साम्राज्य और राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? कालिदास थे, तुलसीदास थे, कबीरदास थे या कौटिल्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास हुआ करते थे, है ना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी विख्यात थे। उनकी रचनाओं में प्रेम और प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, हरिशेर ने, कालिदास ने या आर्यभट्ट ने? तो हर्षचरित की रचना जो है कि बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। हर्षचरित संस्कृत में पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में शामिल भी है, हालांकि यह एक अलंकारिक और काल्पनिक शैलियों में लिखी गई थी। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, हरिशेर या इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिशेर था।
आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? 9, 20, 12, 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। दक्षिणापथ के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से शासन करने की अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। छठे नंबर पे आते हैं। हर्षवर्धन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृतिक भाषा में लिखा। जी नहीं, यही गलत है, बाकी ये सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारी। दूसरा, व्यापारी समूह का नेता। तीसरा, मुख्य शिल्पकार या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारी समूह का नेता। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ व्यापारी समूह का नेता हुआ करता था। अब आते हैं अध्याय 11 पर आते हैं। यहाँ पर है अध्याय 11, इमारतें, चित्र और किताबें। तो शिल्पा की क्या लिखा है? शिल्पादिकारम की रचना किसने की? ये नाम ही याद करने, इसका उच्चारण ही इतना कठिन, नाम कैसे याद होगा? शिल्पादिकारम की रचना किसने की थी? तो शिल्पादिकारम की रचना तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसकी रचना इलांगो अडिगल ने किया था। तो राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इलांगो अडिगल। प्रदक्षिणापथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? वेदिका, प्रदक्षिणा, रेलिंग या गर्भगृह? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेदिका कहलाती है। तीसरा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा में है, दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में है, वाराणसी में है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? यह कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो कुतुब मीनार एक धरोहर और विजय मीनार भी है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह नई दिल्ली भारत के मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में शामिल है और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। आगे चलते हैं। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो मेघदूत की रचना तो कालिदास ने की थी। आगे बढ़ते हैं। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? स्त्रियों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को, 1 और 2 दोनों। तो जहाँ तक इसमें हो जाएगा स्त्रियों और शूद्रों दोनों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, है ना, क्योंकि स्त्रियों को शूद्रों के समान माना गया था ऋग्वेद में। यदि आज भी मनुवाद होता तो स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब होती। हालांकि नए समय में नया कानून बना, नए संविधान बने, स्त्रियों को नए नए अधिकार प्राप्त हुए और आज स्त्री और पुरुष दोनों बिल्कुल एक समान है, उनमें कोई भी समानता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था? इलांगो के द्वारा, कुछ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा या सत्यनारायण के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था? तो ये जो मणिमेकलई था यह सत्यनारायण के द्वारा रचित था। मणिमेकलई एक अन्य महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना सत्यनारायण ने लगभग 1400 साल पहले किया था। आगे चलते हैं। आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करें। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो सातवें के जो राइट ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि इस आधार पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगी वह इतिहास की कक्षा 7 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित होगी। ये कक्षा 6 के कुल 11 अध्याय के प्रश्न थे जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।